हाँ बताओ क्या डाउट था तुम्हारा। सर वो जो उसमें मतलब जब रेडियस हमने 6400 किलोमीटर लिया था तब सी की वैल्यू कम आई थी, उसका मतलब क्या हुआ मतलब? देखो बेसिकली क्या है ना कि कैपेसिटर हर एक कंडक्टर को कहा जा सकता है। इट्स अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। मतलब जो सी की वैल्यू है उतनी कैपेसिटी है उस चीज की। हाँ, कैपेसिटी मतलब जैसे इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जैसे हमने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज दिया, अच्छा। तो चार्ज देने के कारण इसके कारण पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज देने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे स्पेस में आप मतलब समझ सकते हो यहां से लेकर के इंफिनिटी तक यस सर। ये सारी जगह इसने ऑक्यूपाई कर ली। ये सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली और उस पूरे स्पेस में इसने एनर्जी स्टोर कर दी, एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर। तो अब कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, ये लिखने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर आपको याद हो, पोटेंशियल, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यस सर। तो वो जो पोटेंशियल था वो उसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा था ना। बट वो जो वर्क डन था वो तो पोटेंशियल एनर्जी थी टोटल क्यू चार्ज को लाने में। हम्म। तो हमने कैपेसिटी इस तरह से डिफाइन करी कि अच्छा क्यू चार्ज को लाने में इतना वर्क, तो एक चार्ज को लाने में कितना वर्क। तो यहां से कैपेसिटेंस डिफाइंड होता है कि भाई आप टोटल क्यू चार्ज लेके आए और आपने इतना वर्क कर दिया। तो ये कैपेसिटी का टर्म बन गया। यानी अगर मान लो मैं एक छोटा कंडक्टर लूं और एक बड़ा कंडक्टर लूं, दोनों को मैंने सेम अमाउंट से चार्ज दिया, बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इस छोटे कंडक्टर की बड़े या इस वाले। बड़े कंडक्टर की। क्यों, क्या दिक्कत है, चार्ज तो मैं दोनों को कितना ही दे सकता हूँ। भाई मैं इसको भी 100 क्यू दे दूं, इसको भी 100 क्यू दे दूं, क्या दिक्कत है। साइज का फर्क। नहीं तो साइज से क्या फर्क पड़ रहा है, भाई अपने को तो एनर्जी स्टोर करनी है ना। रेडियस में। आप इसको 100 दो, इसको आप 10,000 कूलम दे दो, इसको भी 10,000 दे दो, भाई एनर्जी भरने में क्या है, भरते जाएंगे। अब अगर कोई गिलास मैंने लिया और गिलास में अगर मैं पानी भरते जाऊं भरते जाऊं भरते जाऊं भरते जाऊं, तो क्या मैं जिंदगी भर पानी भर सकता हूँ या एक पॉइंट के बाद पानी बाहर निकलने लगेगा। निकलने लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या उस ग्लास, क्यों निकलने लगेगा बाहर, कैपेसिटी फुल हो जाएगी। कैपेसिटी फुल हो गई। वो कैपेसिटी को क्या मैं हाइट बोल सकता हूँ या यस। वॉल्यूम बोलना सही रहेगा। वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी कंडक्टर है कि कंडक्टर में चार्ज इज लाइक वाटर, और उस कंडक्टर की जो डायमेंशन है इट्स लाइक वॉल्यूम। और वो जो फ्लो हो रहा है ना, वो क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल से ज्यादा चला जाएगा। सो पोटेंशियल इज लाइक हाइट। तो हमें ये पता है कि अगर मैंने इसको ज्यादा चार्ज दे दिया तो अगर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच गया तो ये स्पार्क करके खुद के रिपल्शन से बाहर आ जाएगा ना, एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं इस पे ज्यादा चार्ज नहीं भर सकता। यानी एक हाइट के बाद तुम किसी भी गिलास में किसी भी बर्तन में उससे ज्यादा पानी भरोगे तो वो बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसकी कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं एज द टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल हाइट, टोटल क्यू गिवन अपॉन टोटल पोटेंशियल। तो स्फेयर की कैपेसिटी हमेशा कम आती है। हाँ, स्फीयर का शेप ऐसा है, उसका रीजन ये है कि स्फीयर जो है ना, स्फीयर एनर्जी को पूरे इन्फानाइट तक स्टोर कर रहा है, जरा सी एनर्जी को। तुम इस तरह से देखो कि जैसे अगर तुम्हारे घर में कोई पानी पीने आए और तुम उसको एक पतली सी टेस्ट ट्यूब में पानी भर के दो, बोले पेट भर के पी ले, बोले कितनी हाइट तक पानी दो, क्या दिक्कत है टेस्ट ट्यूब में पानी पीने में, बहुत हाइट लेनी पड़ेगी। बहुत हाइट लेनी पड़ेगी ना यार। तो कुछ ऐसे ही हाल है, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी इतनी कम है कि इन्फानाइट तक की हाइट ले ली इसने, इन्फानाइट तक एनर्जी स्टोर है, और इतनी सी टोटल एनर्जी निकाली तो निकल के आई जरा सी। तो मैं क्या कहूंगा, इसकी कैपेसिटी बहुत कम। ठीक है ना। ये मैं बहुत ही लेमन वाले एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आगे जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तब तुमको रियलाइज होगा कि बहुत ही सिंपल है कैपेसिटेंस, क्यू बाय वी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्यू बाय डेल्टा वी, बस। इस डेफिनेशन को पकड़ के चलो, एग्जाम्पल से तुम यूटिलाइज करना चालू कर दोगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है ना। पहले
इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में नहीं आता, थोड़ा सा आगे बढ़ो, मेरे साथ आगे चलो, फिर तुमको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत, क्योंकि इट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना, तो विजुलाइज नहीं हो पाता ये जनरली नॉर्मल तरीके से। ठीक, और कोई डाउट इससे पहले हम नहीं आगे बढ़े? नहीं नो सर। चलो रिकॉर्ड मैंने लगा दिया है, अब चिराग और वो लोग जब आएंगे तो उनको रिकॉर्ड वाली स्टार्टिंग की वीडियो देख लेंगे, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा सर, हम्म, हम कल फिर कितने बजे क्लास रखें? मैं एक बार तुम्हें बता दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर। चलो हम्म, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ कंडेंसर टाइप की कोई चीज डेफिनेशन लिखवा दी थी क्या? कंडेंसर नो सर। लिखो अभी। कंडेंसर, या इसको कभी कभी पेयर ऑफ कंडक्टर्स भी कह देते हैं। So to increase the capacity, we do three important things। फिर क्या बताया आपने अभी तक? जस्ट स्टार्ट के डाउट बताए थे अभी तक। तो हम लोग Okay, अब sir. डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपेसिटी बहुत कम थी, अब कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए तीन चीजें हैं, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, यूजिंग अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। अच्छा, इसका फायदा क्या है ये भी लिख देता हूं। इट हेल्प्स टू स्टोर एनर्जी with high density or high electric field। Second, using dielectrics, it increases the capacitor by a factor of its dielectric constant when completely filled। Third, combination of capacitance। We can electrically, कैपेसिटर और कंडक्टर एक ही चीज होती है? हाँ, कंडक्टर मतलब इज मोर स्पेसिफिकली
कंडक्टर इज मोर स्पेसिफिकली किसी भी वायर आयर को भी कह देंगे, लेकिन कैपेसिटर एक स्पेशल कंडक्टर है जिसका पर्पस है हाई पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना, या ये इस तरह का कंडक्टर है कि जिसमें हम लोग एनर्जी की स्टोरेज की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यानी अब तुम बोलोगे सर एक वायर भी कैपेसिटर बोल दूं क्या, तो वो कहना गलत हो जाएगा। ऐसे तो हर लोहा गाड़ी थोड़ी हो जाएगी, लोहा का यूज करके गाड़ी बनाई, अब गाड़ी लोहा है लेकिन लोहा गाड़ी नहीं है, तो कैपेसिटर कंडक्टर है लेकिन कंडक्टर कैपेसिटर नहीं है। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन किया है कंडक्टर का। यस, इट्स एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर टू स्टोर एनर्जी, दैट्स द पॉइंट। वी कैन कंबाइन different capacitors in the circuit to get even better capacity. सीरीज पैरेलल, सीरीज में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। वैसे पैरेलल लगाने से बढ़ती है, सीरीज में लगाने से घटती है, बट फिर भी मैंने दोनों लिख दिया और बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला तरीका पेयर ऑफ कंडक्टर्स। एज ए कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, पेयर ऑफ कंडक्टर्स। पेयर ऑफ कंडक्टर टुगेदर आर एज ए कॉल्ड एज कैपेसिटर। कंडेंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। देखो होता क्या है, जैसे सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स, वी यूज टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल hollow कंडक्टर्स। तो कुछ इस तरह से समझिए कि ये कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर, बिल्कुल दोनों के सेंटर सेम है। दोनों की रेडियस भी बता देता हूं, रेडियस पता होती है हमें, क्योंकि ये तो हमें ही डिसाइड करना R1 और R2। अब आप बोलेंगे सर सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर में क्या दिक्कत थी और इसमें क्या फायदा है। मैं बताता हूं, देखो अभी बताओ, क्या सिर्फ कंडक्टर बना देने से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या फिर अभी इसके अंदर चार्जेस रखेंगे तब जाके एनर्जी स्टोर होगी। चार्ज रखने पड़ेगा, चार्ज रखने पड़ेगा। और चार्ज को कौन फ्लो कराता है, बैटरी। yes, अभी बैटरी मैंने बताई नहीं है, बट फिर भी कुछ इस तरह से सोचो कि अगर मैं इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दूंगा तो ये बैटरी क्या करेगी, यहां से चार्ज इस तरह से चार्ज लाएगी, दूसरी तरफ इकट्ठा करेगी। यानी हमेशा एक कंडक्टर पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि बैटरी से फ्लो कराया है, क्रिएट तो कराया नहीं चार्ज, और दूसरे पे उसी टाइम माइनस चार्ज होगा। लेकिन सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है। कंप्लीट हो गया ना ये, देखो कैपेसिटर में ये यहां से लेकर के यहां तक फ्लो कर गया, बैटरी ने वहां से चार्ज, इसलिए तो करंट रुक जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट विल स्टॉप। लेकिन दिस बैटरी विल कीप ऑन फ्लोइंग द चार्जेस जब तक दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर नहीं होता। तो मान लेते कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो कह देता हूं मैं इस पे प्लस क्यू कर गया होगा, तो उस पे माइनस क्यू कर गया। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर दो। देखो कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज ला रहे हैं, तुम इस चीज पे मत ध्यान दो कि चार्ज कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। बस इतना ध्यान दो कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर होंगे, एक पे प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरे पे माइनस चार्ज होगा, और उन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी में एनर्जी स्टोर होगी। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इन दोनों के बीच में कि नहीं, बताओ। यस सर होंगी। तो आपने एक तरह से, और मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यही एनर्जी की डेंसिटी होती है। यस So सर। this region, this is the energy stored, dense energy stored in the form of electric lines of forces। मतलब आपने इन दोनों के बीच में इस जरा से स्पेस में ये जो डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर दी। यानी जो स्पेस है ना, ये है इसकी कैपेसिटी। ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये जो
फिजिकल पार्ट है ना, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट. इज इट क्लियर? फिर वो आपने क्या लिखा E2OF? हाँ, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का शॉर्ट फॉर्म. अब देखो, ये बताओ, अब अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस लिखना है, इसका कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया था मैंने कि मान अपन ने इसको कितना चार्ज दिया, Q कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q. यस सर. अब बताओ यहाँ पे V लिखूं या V1 माइनस V2 लिखूं, V1 माइनस, क्योंकि आपने एनर्जी इनफाइनाइट वाली पूरे इनफाइनाइट तक वाली स्टोर की या जस्ट इन दोनों के बीच में स्टोर की? सर V2 माइनस V1 नहीं होगा? अरे मैग्नीट्यूड. अब खत्म. रादर मैं V1 माइनस V2 लिखते नहीं, मैं हमेशा डेल्टा भी लिखता हूं. मतलब कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज कैपेसिटी बेटा. एंड दिस हाँ Q वो इज तो आल्सो नहीं सकता. मैग्नीट्यूड. याद रहे, ऊपर वाला भी मैग्नीट्यूड, नीचे वाला भी मैग्नीट्यूड. that Q is the charge on one of the, this is the charge on one of the conductor, and this is potential difference between the conductors. Is it clear? यस सर. अच्छा ये बताओ, आपने पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैंने एक बार क्लास में पढ़ाया, फिर एक बार एग्जाम में पूछा, फिर मैंने उसका डिस्कस भी किया था. क्या होता है दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको याद हो तो? तुमने डिराइव किया था ना? यस सर. क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर चार्ज यस सर. यस सर. एंड डिपेंड ओनली ऑन इनर चार्ज. क्या था वो? सर फॉर्मूला तो याद नहीं आ रहा. रिकॉल करो, फिर रिकॉल करो. KQ1 बाय R2 माइनस Q2 बाय R2. शाबाश 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 बच्चे, ये था. याद आ गया? यस सर. हाँ. सो यहां से जब मैं इसको इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो बताओ जरा कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आई. C विल बी इक्वल टू, मैं इसको लिख भी सकता हूं पोटेंशियल को अलग अलग, बट मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने करवाया. मैंने कहा था ये बाद में भी काम आएगा. ये C इज इक्वल टू, बताओ कितना आया? K R1 R2 अपॉन so Q upon 1 upon K Q upon 1 R2 by minus R1 upon R1 R2 ऊपर चला जाएगा. तो देख रहे हैं आप Q से Q कट रहा है कि नहीं? Yes, यानी आप very जितना good. चार्ज दोगे उतना वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन कैपेसिटी वही रहेगी. तो आप यहां से इस चीज को C विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन K टाइम्स R2 माइनस R1. आई होप बच्चे समझ में आया. सर वो Q कट जाएगा मतलब? Q कैंसिल हो गया ना, ऊपर भी Q था और नीचे पोटेंशियल में भी Q आता है. यस सर. तो दोनों Q कट जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ Q. और V के भी इंडिपेंडेंट है. यस यस. तुम्हारी गिलास की साइज इस बात पे थोड़ी डिपेंड करी तुम पानी डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो उसमें. तो Q इज लाइक चार्ज, कितना भी जितना चार्ज भर दोगे उतनी उसकी हाइट बढ़ जाएगी. जितना चार्ज भर दोगे उतनी हाइट बढ़ जाएगी. तो चार्ज अपॉन हाइट, बेस एरिया तो कांस्टेंट मिलेगा ना हमेशा. सर हाँ, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी, आपने कुछ बोला था. पॉज हो गई थी. मैंने ये बोला है कि दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V. और देखो जरा ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. रेडियस कैपेसिटी C मतलब. इज इक्वल टू, अगर मैं K को भी लिख दूं तो ये ऊपर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1. अब यहां से देख के बताइए किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चे. रेडियस ऑफ बोथ. सो इट डिपेंड्स हाँ ऑन, रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर. मैं इसको रेडियस बोलने की वजह बोलूंगा शेप एंड साइज. और डाइलेक्ट्रिक. और ये Dielectric एप्सिलॉन ये आ गया ना, ये यस इसके सर. कारण आप बोलोगे द मीडियम. ठीक है ना. तो दो इंपॉर्टेंट चीजों पे कैपेसिटर डिपेंड करता है. तो फिर से फॉर्मूला बोलो जरा, क्या था? क्या था? दो. इसके लिए कॉमन है कि मतलब उसमें Q और V नहीं आएगा. यस यस बच्चे, बिल्कुल.
कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो उसके फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करती है, फर्क नहीं पड़ता तुम चार्ज कितना डाल रहे हो। तो फॉर्मूला क्या जा रहा है, और फिर से रिकॉल करना, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। चलिए एग्जांपल करते हैं। फाइंड कैपेसिटेंस, फिर ब्रैकेट में क्या है? Which one is greater, नहीं सर, ऊपर C1 and ये C2? A1। अच्छा C1। ये बताओ तुम्हें यहाँ कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं? सर सर कैपेसिटर और मतलब कंडक्टर में फर्क क्या है, मतलब इंटरचेंजेबल है क्या? नहीं नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा ये नहीं नहीं क्वेश्चन। नहीं, वो बोला तो था ना कि स्पेसिफिक टाइप के लिए। कैपेसिटर क्या है, मतलब वो कंडक्टर है या कंडक्टर के बीच का स्पेस है जहां पे एनर्जी स्टोर कर रहे हैं? सर 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं 3 या 2? दो। सर, अंदर के दोनों, अंदर का और भाई एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर हो सकती है? फिर नहीं सबसे नहीं नहीं, छोटा वाला दो सबसे बड़ा है। दो हैं? दो दो एक सर, वो उसको तो ये इंक्लूड। हुई, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी, और दूसरा हाँ सर, वो वही, वो इंक्लूड कर लेगा थर्ड वाला इन दोनों को। हाँ हाँ। फिर सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा है। C2। हम्म। अच्छा एक और आप कह सकते हो, ये पूरा हाँ, C3 पूरा से मैं बोल रहा था, अप टू C3 इंफिनिटी। पूरा। बच्चा तुमको दिखा 3 कैपेसिटर, 2 तो कंडेंसर हो गए और एक प्योर कंडक्टर हो गया। आर यू एग्री विथ मी एवरीवन? वेदांत, हेलो वेदांत। सर मतलब जो एक स्फीयर है वो कंडक्टर है, बीच की जगह कैपेसिटर है एक तरीके। हाँ मतलब इट्स अ डिवाइस which is used to store the energy, and of course for storing energy we need the space, तो and मतलब that space between conductor is a capacitor basically, that space, because उनके बीच का जो मतलब वॉल्यूम नहीं कह रहा मैं। हाँ बोलो। फिर तीसरा वाला कौन सा हो, ये पूरी फिगर जो ये आपने देखो ना, बनाई? अरे ये इस कंडक्टर से इनफाइनाइट तक, सर अच्छा, वो यहां से यहां तक भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा। फिर तुमने इनफाइनाइट पे भी कोई रखा हुआ है? हाँ मान सकते हैं, इनफाइनाइट पे भी एक होगा। और इसे भी हम कैपेसिटर ही कहेंगे C3 को। यस, और कंडेंसर हुआ कि दो स्पेशल conductor की वजह कैपेसिटर, से। स्पेशल ट्रेन होती है जैसे, हाई कैपेसिटी वाला कैपेसिटर। दोनों ही कैपेसिटर है लेकिन एक की कैपेसिटी कम है, और ये स्पेशल है क्योंकि हमने बढ़ा लिया दो कंडक्टर लगा के, क्योंकि हमने सिर्फ वही स्पेस यूज किया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग था, यानी इसके पास वाला। इसलिए आप देखोगे C1 बड़ा आएगा, C2 बड़ा छोटा आएगा, और C3 और भी छोटा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ना वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब डेंसिटी कम हो रही है, तो कैपेसिटी चार्ज सेम है तीनों पे। यस। क्या चार्ज में फर्क, सेम है। ये बताओ, चार्ज सेम हो ना हो, इंडिपेंडेंट ही तो आता है बच्चे। अभी क्या सिखाया मैंने, कैपेसिटेंस। अच्छा हाँ। रेडियस पे डिपेंड करता है, बस तो मटेरियल आपने थोड़ा तो सा चेंज। C1, जब आपने C1 लिखना है तो C1 की वैल्यू क्या होगी? वेदांत तुम भी बताओ भाई, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा जब से। हेलो वेदांत, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बताइए C1 की वैल्यू बताइए। C1 स्पेस दिख रहा है आपको? C1 स्पेस कौन कौन से दो रेजिस्टर के बीच में है ये, सॉरी कौन कौन सी दो रेडियस के बीच में? सर R and 2R। R and 2R। तो लगा दो फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R and 2R सर हम जब अपॉन, C लिखते थे हाँ वो हम Q अपॉन V लिखते थे, और V तो तीनों स्फीयर की वजह से नहीं होगा वो अब अपन ने डिराइव कर लिया, अब उस पे मत जाना बार बार Q by V पे। अब जब फॉर्मूला आ गया, प्रूव कर दिया इंडिपेंडेंट, तो क्यों जबरदस्ती उसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? तो। लेकिन यहाँ तो 3 है ना, वहाँ तो 2 ही थे, तो तो वहां पोटेंशियल उस यहाँ पे भी वही आएगा बच्चे, तीसरे का भी जब आप लोगों डिफरेंस वही आएगा 100%, बिकॉज जो C निकल के आया ना वो Q के इंडिपेंडेंट है, तो मैं कहीं पे भी लिखूं वो Q कटना है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
देखो अगर आप इन दो के बीच का लिखोगे पोटेंशियल, तो वैसे भी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बाहर वाले के इंडिपेंडेंट आता है, ये प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके हैं। अब तुम क्यों जा रहे हो वापस उसमें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फालतू का। याद है मैंने डिराइव यही करवाया था कि अंदर का पोटेंशियल बाहर के इंडिपेंडेंट है, तो बाहर कुछ भी लगा रहा है क्या फर्क पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट होगा वो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी पढ़ाया था, इसलिए इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं तीनों। तो अब इस फॉर्मूले पे फोकस करो। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 upon R2 minus R1, क्योंकि ये Q कट गया था। तो यहां पे जब आप देखोगे तो नीचे आ जाएगा ये R, तो R से R उड़ गया, तो कितना आ गया ये 8 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, C2 देखते हैं कितना है अभी, 24 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। 3R इंटू 2R करूंगा और नीचे कितना आ जाएगा, फिर से R आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 24। तो C3 कितना आ रहा है तुम्हारा, C3 एनीवन, बता जरा C3 की वैल्यू। R by Yes. एप्सिलॉन नॉट R। R by K था ना सीधा, अब यहाँ R क्या हो जाएगा 3R, यस, तो ये क्या हो जाएगा 3 यानी 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आई होप समझ में आ गया। फिर ये वाला कैसे निकाला? याद है फॉर्मूला जब हमने किया था स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, इसको Q चार्ज दे दिया था तो इसका V आ गया था KQ by R। यस सर। तो हमने इसका कैपेसिटेंस लिख दिया था Q by V, तो वो बन गया था R by K, वही कर दिया। अगर सिंगल कंडक्टर है तो सीधा Q by V करो और रट के रखो तो ये फॉर्मूला। सर बट आपने नहीं कहा था इन्फिनिटी से लेंगे। हाँ तो इन्फिनिटी, तभी तो R by, ये इन्फिनिटी तक ही तो थी इसकी एनर्जी स्टोर। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी में स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल नहीं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा नहीं, उससे पहले क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें जो कंडेंसर अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे तो वो दो स्फीयर का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ सर एक बार ऊपर करके दिखाना सर, लो देख, लास्ट वाला। ये देखो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निकाल के रखा है इसलिए तुम लोग के लिए। मैं एग्जैक्टली लैंग्वेज लिख रहा हूँ। सर डिक्टेट कर दो, आप जल्दी लिख पाएंगे। लिखो, शो दैट द कैपेसिटेंस of a spherical conductor, show that the capacitance of the spherical conductor show that the capacitance of a spherical conductor will be increased by a factor of n। हेलो, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, शायद वही कह रहा है। सर मैं अभी थोड़ा क्लास में हूँ सर, मैं आपको कर मतलब, हाँ 8:30 बजे, हाँ हाँ 8:30, हाँ ठीक है, ओके। By a factor n, small n, if it is enclosed within another concentric sphere
of radius n r upon n minus 1 of radius n r upon n minus 1। करो प्रूफ इसको। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आते हैं सारे क्वेश्चन। आ गया सर। आ गया सर। और शिवांश और वेदांत? सर कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। वेदांत तुम्हारा? सर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। C will be equal to 4 pi epsilon naught r dash into r upon r dash minus r। बड़े में से छोटा घटाना याद रहे हमेशा, कैपिटल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वैल्यू पॉजिटिव वाला नहीं है हमेशा। डाल देते हैं यहाँ पे 4 pi epsilon naught into r dash, डाल देंगे n r upon n minus 1 into r upon n r upon n minus 1 minus। सर n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। n, हाँ n हो गया, 4 प्रूफ हो गया। ये c डैश लिख रहे हैं, तो यहां से ये r r कॉमन निकालो तो ये r कट जाएगा। दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n r, n माइनस 1 नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1। सर आपने डायरेक्ट आर की ये वाली वैल्यू डाल दी फिर फॉर्मूले में? और कैसे करूंगा? मैंने तो सर दोनों, मैंने तो इसको आर को ऐसे ही लेके चला हूँ, फिर उसके R1 R2 इक्वेट लेके? कर दिया एंड। हाँ हाँ, आर वैसे तो नॉर्म। वैसे भी कर सकते हो, बोथ वे आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सर हम्म, सर इसके अंदर हम अंदर वाले का निकाल रहे हैं ना? हाँ जो बीच में, जैसे Yes. के लिख के भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नंबर काट लेगा अगर आपने आंसर में भी के लिख रहे, क्योंकि के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यूज करेंगे आप। अच्छा, मतलब 4 पे एप्सिलॉन नॉट ही लिखना है। हाँ, नहीं तो वो काट लेगा नंबर। वो के सिंप्लीफाइड लिखता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। अच्छा, सी क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब कुछ भी नहीं था उसके ऊपर तो आर था, तो हेंस प्रूव्ड सी डैश इज इक्वल टू एन सी। फिर कोई एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा पहले ना C और C? ना, सीधा सीधा आप ये, यू कैन असर्टिवली राइट, यू कैन यूज दिस डायरेक्टली, यूज इट डायरेक्टली फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर प्रूफ और न्यूमेरिकल। अच्छा, लेकिन कभी कभी डिराइव करने के लिए आ जाए तब तो डिराइव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते। अब अगला चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक दूसरा तरीका और इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो सर्किट में ये यूज होता है ना? सर्किट में सिलेंड्रिकल यूज होता है ना, ये ना स्फेरिकल मतलब प्रैक्टिकल सर्किट की बात कर रहा हूँ। हमारे सर्किट में रिप्रेजेंट यही करते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल हो या फिर ये। एक्चुअल डिवाइस में देखे तो एक्चुअल डिवाइस में तो सिलेंड्रिकल ही यूज होता है, जो मैं लास्ट में एग्जाम में ही दूंगा वो क्वेश्चन को अभी ये करते हैं इंपॉर्टेंट, जो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, बीट आईआईटी, बीट बोर्ड्स में तो 100% लिख के ले लो। कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन आया।
तो ध्यान से समझो इसका डेरिवेशन, तभी इसकी आगे की कहानी भी समझ में। तो एटलीस्ट अब आपको एक चीज लिखने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि भैया जब भी हम कैपेसिटर लिखते हैं तो चार्ज अपॉन डेल्टा वी लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल, दोनों रेक्टेंगल भी हो सकती है या दोनों सर्कुलर भी हो सकती हैं, सर्कुलर, और दोनों किसी भी ऑर्बिट शेप की हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन एग्जाम क्वेश्चन। सो टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल conducting plates are placed very close to each other, very close to each other. फिर किसी भी शेप की हो सकती है। हाँ, बस इन प्लेट्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, एरिया। इन प्लेट्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, एरिया। यहाँ पे उसकी पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया है कैपिटल। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब मैं आपको बता दूं ये लगभग मिलीमीटर में होती है और जो एरिया होता है वो लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये दोनों प्लेट कितना एक दूसरे से दूर रखी है, इसको स्मॉल डी लिखते हैं। तो हमारा जो कैपेसिटर है ना, जो सी निकल के आएगा इसका, वो सिर्फ एरिया और डी पे डिपेंड करता है। अभी देखो कैसे करता है, निकालता हूँ, वही डिराइव करना है। सो अभी एग्जाम में क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट। तो उसको करने का तरीका देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली स्टेप मैं एज ए क्वेश्चन भी लिख देता हूं, derive the expression of capacitance of a parallel plate capacitor। तो इसके सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा सबसे पहले, for pair of conductors we write the capacitance as Q upon delta, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ये प्लेट को मैंने जानबूझ के इस बार थोड़ा दूर दूर दिखाया है और मैं इस बार इन प्लेट को बार बार आपको 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह से दिखाया करूंगा। अब इसको चार्ज देते हैं, तो हमने इनको बैटरी से, हाँ साइड में क्या है, ये साइड में ये बैटरी लगी हुई है, ये इस तरह से, बट बैटरी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो भी बना के दिखा सकते हो। बैटरी बना दोगे और बेटर है। तो ये बैटरी क्या करेगी, इस वाली प्लेट से चार्ज को ले जाएगी और उस वाली प्लेट पे जाके एक्यूमुलेट कर देगी। तो यहाँ पे प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेट से चार्ज की वैल्यू क्यू मान लेते हैं, और यहाँ पे इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जितना उधर गया था उतना ही इधर से आया है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है वहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टोर हुई थी दो स्फेरिकल प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट के बीच में स्टोर हो गई है। एंड दिस कैपेसिटी, दिस वॉल्यूम इज बेसिकली द कैपेसिटेंस ऑफ दिस वॉल्यूम। नहीं, अभी हम देखेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम इज बेसिकली कैपेसिटेंस। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। क्या होता है, अगर किसी को याद हो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद तक ही नहीं? ये यस आप सर। सीधा लिखोगे वहां पे। ये सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो तुरंत यहाँ पे ये भी लिख दोगे, वेयर
सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस यानी Q बाय A। इज इट क्लियर? यस वेदांत बेटा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अगर आपने पढ़ा हो ये पुरानी चीजें। हाँ हाँ सर। अब सिमिलरली वी कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस एज, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद हो तो मैंने ये लिखवाया था इंटीग्रल ई डी आर, याद है? ये तो होता भी हाँ सर। फ्रॉम R1 टू R2। R2 अभी आपको डिराइव नहीं करना, ये डिराइव करके मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म। इंटीग्रेशन यानी यूनिफॉर्म चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये हो जाएगा E माइनस E इंटू इंटीग्रल ऑफ dr और नॉट R1 से R2। हाँ तो यस आप इसको सर। इंटीग्रेट कर दोगे तो ये E R2 minus R1 डेल्टा R हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज में कह रहा हूँ, माइनस माइनस छोड़ो, क्योंकि अपने को वैसे भी कैपिटल में प्लस लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। अच्छा ये बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? क्या आप इन दोनों के बीच का डेल्टा R बता सकते हो? व्हाट इज द Sir, डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट D जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गया और जहां पे खत्म हुआ? शाबाश, अब दिन दोबारा डाउट जिंदगी में नहीं आना चाहिए। दिस D इज ओनली डेल्टा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? yes sir. Sir एक चीज पूछनी है। Yes, हाँ Yes, sir. तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट ये पहले डिराइव की थी वो है? हाँ, अब वो यूज कर रहे हैं ना, ठीक है तभी तो सर। डिराइव की थी पहले ताकि वोल्टेज लिख पाए। तो डेल्टा V इक्वल्स टू E into D डायरेक्टली यूज कर सकते हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, डायरेक्टली विदाउट डिराइविंग। और याद भी रखना है, बट ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। हैं। और यहाँ पे प्लेट पास पास है ना, तो लगभग वो उस छोटे से स्पेस के लिए लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। आर यू एग्री विद मी? Sir. इसीलिए वो पास पास रखे थे कि लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए। अब ये बताओ हेंस फिर R1 से R2 कर रहा है ना इंटीग्रेट? हाँ, पर मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, तो मैंने प्लस माइनस को हटा दिया, सीधे ईडी लिख दिया। प्लेट्स इज, ये बताओ अगर सिर्फ ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं? यस सर। ये दिखा आप सबको। एक प्लेट के कारण अगर इफ वी हैव अ सिंगल प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताओ अगर मैं यहाँ पे एक और प्लेट कर दूं, 2 सिग्मा बाय मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। हाँ और ये नेगेटिवली चार्ज कर दूं माइनस सिग्मा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगा कि नहीं? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस So what is net electric field? 2 sigma by epsilon naught. So twice of sigma by 2 epsilon naught. So clearly you can write that is sigma by epsilon naught. That is the electric field between the plates. पिछले केस में और इस केस में फर्क क्या है सर? पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था ये सिर्फ एक इनफाइनाइट शीट का लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट है या दो इनफाइनाइट शीट, तो डबल हो जाएगा ना, सिंपल सी बात। वहाँ पे हमने 2 स्फीयर के लिए क्यों नहीं करा? दो स्फीयर के लिए करा था भाई, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ही नहीं था हमने, वहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधा लिख दिया था। यस नहीं तो इंटीग्रेट करवाता मैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए तो वो रिजल्ट यूज कर लिया मैंने। नहीं तो वो KQ by R1 माइनस KQ by R2 का तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ता। अब बता दो कैपेसिटेंस कितना हो गया? तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Q चार्ज अपॉन ED। यस अच्छा E इक्वल टू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम Q by E लिख सिग्मा सकते हैं। बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अच्छा ये बताओ सिग्मा बाय Q क्या लिख सकते हो? हाँ तुम बोले थे कुछ। हाँ सर Q by E लिख सकते हैं। बस A बचेगा ना यार। हाँ यस सर। यस
तो अगर काट दूंगा तो बस a बचेगा, तो c की वैल्यू हेंस प्रूव्ड A epsilon naught by D. a epsilon naught by d. D. Capacitance of a parallel plate capacitor is a epsilon naught a by d. इज इट क्लियर? देखो ये भी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, एप्सिलॉन पे और डी पे। Physical conditions Hence or proved. or type of material. Yes, very very फिर important. फिर ऊपर कर दो थोड़ा। हाँ, और ऊपर ठीक है सर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को ये अच्छे से? अरे थोड़ा नीचे कर दो। थोड़ा सा ऊपर, बस ठीक है सर, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, मैं फोटो खींच के भेजूं व्हाट्सएप पे, देख लोगे क्वेश्चन? हेलो? हाँ ठीक है सर। हेलो। हाँ, आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देख सकते हो, अगर मैं अपने उसमें ग्रुप में डाल दूं, क्योंकि बड़ा ठीक है क्वेश्चन सर। लिखवाने में टाइम लगेगा, पढ़ के सीधा करो उसे। डिक्टेट ही कर दो, मेरे पास है नहीं अभी फोन। लिखो फिर, चलो लिखो। Two circular plates of radius 10 centimeter. Two circular plates of radius 10 centimeter are placed at a separation of 1 millimeter. Yes sir. Find capacitance. Two circular plates of Radius 10 centimeter are placed at 1 millimeter, 1 mm from each other. Find its capacitance. फिर इतना सही है? दूसरा पार्ट लिखिए। अच्छा। If the radius of each plate is increased by, if the radius of each plate is increased by a factor of √2, increased by factor 2, twice. sorry, by factor √2, Twice हो जाएगा सर capacitance. then by what distance should we, by what distance should we move the plates to get the same capacitance again? आधा डिस्टेंस करना है सर, तो दोनों को 0.25 करना होगा। नहीं, दूर करना होगा डिस्टेंस, दोनों को 0.25 आगे होगा। 0.5 दोनों को। फिर तो चिपक जाएंगी। अबे दूर करना है, डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, तब 2 करना होगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस डबल हो गया। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन कर कुछ।
So I think 10 pi epsilon naught आ रहा है. तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर अब 10 pi epsilon naught अब वो बाय डी. सिंपल है यार ये तो. नहीं कर तो लिया सर वो अब 8.85 को 3.14 को मल्टीप्लाई. कुशल तूने कर ली कैलकुलेशन? नहीं सर वो 8.85 into 10 raised to the power -10 होता है ना एप्सिलॉन का. हाँ, नहीं मतलब जब भी दिक्कत आए तो ये लिख दिया करो, एप्सिलॉन नॉट इज 1/4 पाई के. नहीं तो वो पता है सर वो तो, लेकिन मतलब और 9 भी मान सकते हो उसको, लगभग 8.85 को 9 मान लो ना, क्या दिक्कत है. 9 into 10 raised to the power minus. तो के की नहीं होती. +9 होता है उसका. इसका माइनस होगा. हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? ये लिखी तो हुई है तुम्हारे सामने. तो कैलकुलेट सर ये वैल्यू मांग रहा है. चालाकी कर रहा है. 9 divided by और सर के की 9 into 10 to the power 9. तो डी डैश आपका मेरे ख्याल से 2D आना चाहिए. हाँ नहीं सर वो तो इजी था पार्ट, ये कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी बस. ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुमको एग्जाम में करनी है. जब भी आप आंसर लिखेंगे तो फराड जरूर लिखेंगे, बस इतना ध्यान रहे. अगर आप फराड नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काट लेगा वो, आधा नंबर. सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई, हाँ. अगर √2 के फैक्टर से इंक्रीज किया है तो r into 1 plus √2 नहीं होना चाहिए? बाय Square कर फैक्टर रहे है, बाय परसेंटेज नहीं है. When I say increased by percentage of 10%, then we add. But when I say factor, why am I saying factor? Or you have to multiply it. सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. अच्छा ठीक है. 8.85 into 10 is 10 raised to the -11. -11 लग ही रहा था मुझे. सर इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ √2 का मतलब तो ये होगा ना कि r plus √2r. अरे यार, बाय फैक्टर का मतलब अंग्रेजी है ये. बाय अबे- फैक्टर 2 मतलब डबल कर दिया. अबे हाँ फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई होता है. मैं समझ गया, तुम Percentage बोलो में- इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाय, तुम उसमें फंसे हुए तब से कि इंक्रीज्ड टू बोलना चाहिए था इंक्रीज्ड बाय के बजाय, यस सर. है ना. सर प्रीवियस क्वेश्चन में भी फैक्टर बोला था सर, हाँ, उसमें भी जो हमने फैक्टर प्रूव किया था. हाँ, वो फैक्टर में जल्दी नहीं देखा Multiply जाता नहीं है होता है. टू बाय. सर 17.70 आ रहा है into 10 to the power -11. ठीक है, ऊपर कर. सॉल्व करूं? कर लो. सर इजी है. हो गया. कुशल कुशल तो तने मुश्किल क्यों कर रहा है दादा? ऐसे तो नहीं है. 1 plus √2 को स्क्वायर करेगा. सर ऊपर तो करो, सर नीचे थोड़ा सा. हाँ, ये तो आसमान पे यही पहुंच. लग जाओ. अब मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इजी था ये. लिखिए. फिर ये SS क्या लिखा आपने? एफ का लिखा, ये फेराड ये यूनिट यूनिट. सर सर्किट में तो माइक्रोफैराड होता है ना हमेशा. सर हाँ, क्वेश्चन में वैसे इंक्रीज्ड 2 ही लिखा है ना? हाँ, मैं देख लेता हूँ इसमें क्या लिखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना ये. कितने नंबर के उस पे इसमें इंक्रीज बाय लिखा था, देखो इंक्रीज बाय फैक्टर. सर मतलब तो इसका 1 plus √2 ही है वैसे. अबे अब ये तो मैं उससे ही लड़ना है यार, क्या नाम r है. is increased by factor of √2. परसेंटेज अब में इसके- देखो, जब हम फैक्टर बोल देते हैं ना तो फिर वो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता. ये लेमन लैंग्वेज है यार, मतलब इट्स नॉट वेरी, इसीलिए तो अंग्रेजी लैंग्वेज को फर्जी बोला जाता है कि कब क्या मीनिंग है, वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया. सो व्हेन यू से अ फैक्टर इट मींस यू आर मल्टीप्लाइंग, व्हेन यू आर सेइंग परसेंटेज इट मींस यू आर एडिंग. बट परसेंटेज में दोनों यूज होता है कि बाय और टू अलग अलग है परसेंटेज के लिए, लेकिन बाय और टू सेम है फैक्टर के लिए. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर तेरे इतना डाउट हो रहा है तो दोनों केसेस लिख दिए वहां पर. and choose whatever is right. एग्जाम तो 3 दिन का है ना, लिखो. 3 घंटे होते हैं. Find the extension in the plates. Find the extension
चलो पहले इजी देता हूँ, इसमें ज्यादा हो जाएगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन, दे दो सर। फाइंड द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर when लिखिए इसको भी। ये मैंने आपको जानबूझ के फोर्स का क्वेश्चन दिया क्योंकि मेरे को इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देना है। फिर कैपेसिटेंस फोर्स होती है। अरे यार कैपेसिटेंस कैसे फोर्स होगी बट बेटा जी, फोर्स फोर्स होती है, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट ये मैं इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था सीबीएसई का, मुझे वो पूछना है बट इनडायरेक्टली मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हाँ क्यू मैं बाय, वही सोच रहा था कि क्यों आ रहा है आंसर में तो हर जगह, क्योंकि क्यू ई होता है फोर्स तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट क्यू तो गिवन ही नहीं है। हाँ मैं वही सोच रहा था, डी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर एरिया भी नहीं है। डी की जरूरत कहाँ पड़ी? सॉरी बाय, वो तो फिर लगता है। बाय डी एरिया भी देना पड़ेगा, प्लेट्स ऑफ एरिया ए। कैसे करें ये बताओ? ये दोनों प्लेट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ फिर F इज इक्वल टू KC स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ देखते हैं, अब देखते जाओ। ये बताओ इस पे भी सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा, तो अगर मैं फोर्स को Q इंटू ई लिखूं तो चलेगा कि नहीं? अच्छा, फिर उसको सिग्मा इनटू ए लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे जो मैं चार्ज लिख रहा हूं वो मैं किसका लिख रहा हूं? एक प्लेट का, लेट्स से नेगेटिव प्लेट का, तो कितना हो जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा ए। माइनस कहाँ से आ गया? ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये माइनस वाला ले लिया हमने। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखूंगा? पहले वाले का, हो जाएगा सिग्मा बाय 2a। याद रहे टोटल मत लिख देना। ये समझा नहीं मैं क्यू ई वाला। देखो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा F इक्वल टू Q इंटू ई होता है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड Q इज द सेकंड चार्ज। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जब फोर्स बिटवीन प्लेट्स लिखा जाता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड मानो और दूसरे को चार्ज मानो। दूसरे का भी सर इतना ही आना है फोर्स दूसरे के से, लेकिन वो दूसरे पे आएगा। अभी हम हाँ मतलब वो अलग, वो हाँ अलग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं लिखते। मतलब मैंने एक प्लेट को चार्ज मान लिया और दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, तो दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाय 2
एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले का चार्ज लिख दिया सिग्मा इनटू ए। माइनस सिग्मा मतलब अट्रैक्शन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। हाँ हाँ वो तो सही है, माइनस वाला भी हमने वो लिया था। सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स। आई मतलब होप इसमें Q एक चार्ज होता है और जो E होती है वो किसी और चीज की वजह से होती है। यही तो फिजिक्स में समझा हमने, दो चार्जेस के बीच का फोर्स लिखना था। एक चार्ज पहले हमने बता दिया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा कैसे भी शेप का, तो मैं लिख दूंगा Q इंटू ई। इस तरह से हमने दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन देखा। इज इट क्लियर? तो एक की वजह से हुआ ना फोर्स, लेकिन एक की वजह से दूसरे की वजह से खुद पे कैसे होगा? दूसरा तो वो खुद ही है ना। दूसरे दूसरे को भी तो करेगा ना, मतलब लेकिन तो वो भी वही होगा, बाय इक्विवेलेंट अपोजिट, वो दूसरे नहीं पे होगा। सेम होगा सेम, बट फिर हम फोर्स बिटवीन जैसे सर आप जो बोल रहे हो अपने बीच में चार्ज छोड़ दिया है ना, तो उसको तो दोनों की वजह से फोर्स लगनी है, सेम डायरेक्शन में लगनी है। तो उस चार्ज पे थोड़ी फोर्स लिख रहे हैं हम, तो प्लेट पे लिख रहे हैं, प्लेट पे। अच्छा, फोर्स exerted by one plate on another। यस, अच्छा वो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। मुझे लगा नेट, हाँ मुझे लगा कि नेट फोर्स फोर्स बाय प्लेट ऑन सम थर्ड चार्ज, नहीं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। सर ये दोनों रिपेल क्यों करेंगे एक दूसरे को? अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट गलत डायरेक्शन में ना दिए, दे शुड ट्रैक कर रहे तो अपने आरो नेगेटिव साइन आ गया ना, अट्रैक्ट करेंगे। सर सीधा सर हाँ बोलो बेटा। मैं समझा सर सीधा कैपेसिटेंस के फार्मूला में डाल के नहीं कर सकते, उसके अंदर डाल के Q की वैल्यू निकाल के डाल दो फार्मूला में। बट उसमें फोर्स कहाँ है कैपेसिटेंस में? सर फिर उसके नहीं सर Q की वैल्यू मिल जाएगी ना कैपेसिटेंस के फार्मूला में डालने के बाद, उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर F के अंदर सर KQ/R को। बिल्कुल कर सकते हैं, वो एक अगला क्वेश्चन। सर मैं समझा नहीं है, सर गलत आ रहा है मेरा तो क्या 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 बोलो सर, ये F कैसे निकाला समझ नहीं आया मुझे। देखो मैंने F की बेसिक फार्मूला यूज किया, F इक्वल टू QE। यस सर। अब Q दूसरा चार्ज होता है, मतलब Q2E1 इस तरह से मानो। तो यहाँ पे दो प्लेट है, दो चार्जेस है, एक चार्ज तो प्लेट 1 पे, दूसरा चार्ज प्लेट 2 पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और नेगेटिव वाले को चार्ज की तरह ट्रीट किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड इनटू द टोटल चार्ज ऑफ द नेगेटिव प्लेट। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे इन दोनों प्लेट के एक दूसरे पे फोर्स लगने की वैल्यू आ जाए। सर तो ये तो इंटू 2 नहीं होना चाहिए? नहीं 2 क्यों होगा सर? एक दोनों लगा रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे पे अलग अलग पे लगा रहे हैं ना यार। तो ये बताओ, मैंने एक तुम पे फोर्स लगाया, तुमने एक मेरे पे लगाया, तो दोनों पे 2 हुआ या 0 हुआ? दोनों मेरे पे थोड़ी लग रहे हैं, अगर दोनों मेरे पे लग रहे होते तो डबल हो जाता, बट एक तो तुम पे लग रहा है ना और एक मेरे पे लग रहा है। फोर्स बिटवीन प्लेट्स है तो मतलब नेट फोर्स नहीं होगी वो। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स का मतलब ये है कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट पे फोर्स, दैट्स ऑल। सर आपने सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक प्लेट का लिखूंगा, दूसरा तो खुद चार्ज की तरह बना रहेगा बेचारा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इन्फ्लुएंस में है ना दूसरी प्लेट। सर तो एक साथ नहीं कर सकते दोनों का, मतलब जैसे मैंने गलत हो बताया जाएगा, फिर तुम खुद का ही खुद पे फोर्स लिखने लग जाओगे। नहीं सर, अगर कैपेसिटेंस से करूं मैं तो कैपेसिटेंस से करने का तरीका वो मैं अगला क्वेश्चन वो दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगला वो ये। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर। यस, या बिटवीन द प्लेट्स एक ही बात है यार, ये दोनों गलत नहीं है, क्योंकि 1 on 2 एंड 2 on 1 सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन डायरेक्शन अलग होगी और साइन अलग है, तो वो दोनों तो इनटू 2 हो जाने चाहिए ना। नहीं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना यार। ऑब्वियस ही बात है, अगर इन दोनों को छोड़ देंगे तो इन दोनों सिस्टम पे नेट फोर्स 0, ठीक है। देखो इस तरह समझो, पर्सन ए पर्सन बी, अब पर्सन ए ने 100 रुपए पर्सन बी को दिए, तो तुम क्या बोलोगे कि 200 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ क्या? ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन देम? इज इट 200 और जस्ट 100? 100 रुपए। अब बोलोगे सर नहीं 100 इसने भी तो दिए और सर उसने 100 भी तो दिए, तो दो इसका भी 100 गया, उसको 100 मिले, टोटल 100 जोड़ लूं तो टोटल ट्रांजेक्शन तो 0 हुआ ना। लेकिन यहाँ तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई ना। हाँ, तो मैं कोई एक की बात कर रहा हूँ, इसकी उस पे या उसकी इस पे। सर हाँ, अब ए की वैल्यू क्या डालेंगे हम इसके अंदर? क्यू बाय सिग्मा। नहीं एरिया दे रखा था,
एरिया देगा, मैंने डी गलत दे दिया, मुझे एक्चुअली में एरिया देना चाहिए था। ए पे ही छोड़ देना है। हाँ हाँ, सिग्मा और ए पे छोड़ दे। देखो जो जो गिवन होता है ना उस पे छोड़ देना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने डी दे दिया, मुझे ए देना चाहिए था, इसीलिए मैं क्वेश्चन को चेंज करना पड़ा ना। सर सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं था? हाँ सीबीएसई का तो अगला है जो मैं दे रहा हूँ, खतरनाक वाला। ये तो मैंने इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछा है अभी, ताकि तुम अगला वाला कर पाओ। लिखो अगला क्वेश्चन। सर अगर हम वैसे एक केस में अगर हम पॉजिटिव मतलब उल्टा निकालते कि एक पॉजिटिव की चार्ज और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो पॉजिटिव आती फोर्स या हाँ हाँ बिल्कुल आती, कोई दिक्कत नहीं। उसे डायरेक्शन चाहिए नहीं, उसे मैग्नीट्यूड। एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जैक्टली देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है। द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट क्लस्टर A is connected with a spring force constant K and can move while the pole P is fixed. लिखिए क्वेश्चन। सर लिख दो। थोड़ा धीरे बोल। द प्लेट A तो ब्रैकेट में क्या है? स्मॉल के, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना स्मॉल के। अच्छा the displacement करो। सर बोलो बेटा। सर फॉर्मूला बता दो सर, वो डिस्प्लेसमेंट वाला स्प्रिंग में। फोर्स वाला यस सर, सर इसके अंदर सर स्प्रिंग में F इक्वल टू kx होता है बेटा। कोई भी स्प्रिंग के अंदर फोर्स जो होता है वो F इक्वल टू kx, where k is the spring constant। ये स्मॉल के दे रखा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। सर एक्स डिस्प्लेसमेंट। हाँ एलोंगेशन, मतलब एक ही बात हुई। सर हमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट करनी है ना फिर ना, अंडर स्टडी स्टेट बोला ना। सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पिछले वाले का रिजल्ट यूज कर लो। हाँ लेकिन पिछले वाले रिजल्ट में सिग्मा दे रखा था, इस बार सिग्मा नहीं है। हाँ वो तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। कायदे से मुझे डी और ए भी नहीं देना चाहिए था, सिर्फ कैप्स्टेंस दे देता, यस सर। तो भी आपका वो एप्सिलॉन ए बाई डी कट जाता और सीधा सी के टर्म्स में आ जाता। सर लेकिन ऊपर तो सिग्मा स्क्वायर आ रहा है और एक ए आ रहा है, तो एक ए तो बचेगा इसमें भी। नहीं ए कट जाएगा ना, देखो सर देखते हैं, चलो चेक करते हैं। तो क्या था फोर्स बिटवीन प्लेट्स? माइनस सिग्मा स्क्वायर। अब माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड बोलो बस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं चाहिए। कितना था? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन। और इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? इसको किसके बराबर कर दूं? k into माइनस x। के एक्स। अच्छा के एक्स, माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से अब डाल दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट k। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यू कैन रिप्लेस द सिग्मा बाय व्हाट? q स्क्वायर बाय स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो q स्मॉल q था ना, तो q स्क्वायर बाय a 2 एप्सिलॉन a स्क्वायर से एक ही कट जाएगा, तो ये 2a एप्सिलॉन नॉट
इनटू स्मॉल क्यू, ठीक है। सर तो आपको A एक डी की और जरूरत पड़ती, डी की फिर जरूरत आपको पड़ती। करते ए कट जाएगा। हाँ नहीं, ए सी से कट जाएगा। अगर मैं इसको कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखूं तो सी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए को सी डी। यस सर। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाय सी डी, 2c के, और dv नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो D दे रखा है। नहीं, अगर दे रखा होता, फिर माइनस क्यों नहीं लगाया हमने? माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया, डायरेक्शन की टेंशन नहीं है कि स्प्रिंग फोर्स उस प्लेट को रोक के रखी हुई। डायग्राम इसका एग्जाम में ऐसा बना हुआ था। D तो दे ही रखा है ये सर, और इस पे प्लस क्यू, हाँ बेटा इस पे माइनस क्यू, और ये मुझे समझ तो आ गया सर। हाँ। ऐसे मेथड से, बट वैसे पोटेंशियल अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी जाए तो उससे भी तो हो ही सकता है। बट अभी आपको एनर्जी लिखनी आती नहीं है ना, इसके कैपेसिटर के अंदर भी तो एनर्जी स्टोर है, उसका क्या करोगे? मतलब हाफ क्यूबी स्क्वायर होती है ना वो। तो तुम इसमें करोगे क्या, मतलब एनर्जी का मेथड कैसे यूज करोगे? चलो बताओ। चलो अगर मैं तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला दे भी दूं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाउ विल यू यूज द एनर्जी? इसकी एनर्जी नहीं, कैपेसिटर की नहीं, मतलब जिस एनर्जी से एक प्लेट दूसरी प्लेट पे अट्रैक्टेड है, हाँ, उसकी वजह से तो इक्वेट क्या करोगे, फोर्स या एनर्जी? एनर्जी। अगर एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है तो एनर्जी नहीं, एनर्जी कंजर्व कहां से? यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं इनिशियल स्टेट क्या थी, तुमको बस बोल दिया है कि भैया एक स्प्रिंग है लगी हुई है और वो कैपेसिटर उधर चिपका हुआ है। अच्छा, हमें नेचुरल स्टेट नहीं पता क्या, हमें कुछ गिवन ही नहीं है। वो ऐसा थोड़ी अच्छा। बोल रहा है कि वो स्टार्ट हुआ है, हमने बैटरी लगा दी तो वो चार्ज आना चालू हुआ, तो ये तो ऑसिलेट करेगा एक्चुअली में, ऐसे चम करेगा ये। वो है ही नहीं। अपने तो बोला इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, स्टडी स्टेट में है, फोर्स बैलेंस कर देंगे। फिर कांस्टेंट चार्ज सप्लाई हो रहा है। हाँ, वो अट्रैक्ट होके वापस पीछे को जाएगा एसएसएम के लिए। हाँ क्या वापस पीछे को जाएगा वो, मतलब क्योंकि तो चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा ना। पीछे कौन जाएगा वापस? सर आप कह रहे थे ना एसएचएम होगा। हाँ, वापस पीछे को जाएगा वो। नहीं वो तब होता अगर मान लो जैसे स्प्रिंग को अगर मान लो मैं ऐसे नीचे करके छोड़ देता तो ऑसिलेट करती ना ब्लॉक, तो वो कुछ देर का रुक जाता है। तो वही अगर प्लेट को ऐसे करके थोड़ा और आगे खींच के छोड़ दूं तो वो आगे भी आएगा, वो पीछे भी आएगा, आगे भी आएगा, पीछे भी। सर इस केस में तो वो चिपक जाएगी जाके प्लस और माइनस। नहीं, बट स्प्रिंग को पीछे खींच लेगी ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑसिलेट कर सकता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को वेरी करते रहे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, करता भी, यूज भी करता है इस चीज को। वाइब्रेटर। अब इसके आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। देखो तो हम ये लिखेंगे व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड by dielectric of constant K, the net electric field becomes E by K throughout the volume. K greater than 1 होता है? Yes, always greater than 1. हमेशा K बड़ा होगा, मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है ना डाइलेक्ट्रिक में। Yes sir. तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपने प्लेट लिखी, ये प्लेट बनाई, ये कैपेसिटर बनाया, और आपने बोला कि भैया इसको हमने दिया प्लस सिग्मा चार्ज, इसको माइनस सिग्मा डेंसिटी है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप क्या बोलते हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यही बोलते हो ना। Yes sir. प्लेट का एरिया ए है और इसके बीच की सेपरेशन आपको डी दे रखी है। अब आप इमेजिन करो, अगर आपने यहाँ पे ये अगर डाइलेक्ट्रिक से भर दिया इसको, कि मैं डाइलेक्ट्रिक बना रहा हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, सो डोंट यू थिंक द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। सर लेकिन ये हम यूज क्यों करेंगे जब कम हो रही है तो? तभी तो सी कम हो, ई कम हो गया तो वी भी कम हो गया, वी कम हो गया और क्यू वही है तो सी बढ़ जाता है। देखो कैसे,
तो ये बताओ नया वी डैश क्या आएगा, ई इंटू डी या ई बाई के इंटू डी? बाय के दिखा, यस सर दैट इज सिग्मा डी बाय के एप्सिलॉन नॉट, एंड thus C dash will be equal to Q by sigma D by K epsilon naught। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा K टाइम्स A epsilon naught by D। तो आज से याद रखेंगे, जब भी हम कैपेसिटर को पूरी तरह से भर देते हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैपेसिटेंस बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो पहले हम 2 प्लेट पास ले आए, फिर हम और बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, डायरेक्ट एप्सिलॉन में डाल देते सर हम, अगर डाइलेक्ट्रिक डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी झंझट करने की जरूरत ही नहीं। सर ए कहां से आ गया? ये तो एरिया है, एरिया सिग्मा क्यू बाय सिग्मा से, सिग्मा से क्यू काटोगे ना, देखा? ये मैंने मेथड बताया है, इस मेथड से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर पाओ। सो एक नोट लिखेंगे हम। सर वो जो हम के यूज करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो गलत था मतलब? हाँ मतलब गलत नहीं था, बट 2 के मैंने कहा ना, अंग्रेजी हमको कम पढ़ते हैं कांस्टेंट, इसीलिए फिजिक्स में हम लोग उसको के लिखने के बजाय 4 पाई एप्सिलॉन लिखना पसंद करते हैं। लेकिन जब पहली बार बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे पसंद नहीं करते 4 पाई एप्सिलॉन, तो बच्चों को सिंप्लीफाई करके के करके बता दिया जाता है ताकि फॉर्मूला हो जाए याद, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या करें, किस्मत ही फूटी है फिजिक्स वालों की। 26 अल्फाबेट है वैसे तो काफी है। उसके बाद 26 वो भी लैटिन, वो भी कम पढ़ते हैं, और 26 चैप्टर है। अल्फा बीटा गामा सब के कितने सारे वो होते हैं पता नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट सारे, ऑसिलेशन में भी के केमिस्ट्री में भी होते हैं सर। हाँ बेटा, फिर एक और बार बता दो सर। देखो इसका आसान तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स कम हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल डी। तो कैपेसिटेंस में जब हमने फॉर्मूले के अंदर रखा तो वो के टाइम्स बढ़ गया। इज इट क्लियर? ओके सर। वेदांत, इतनी देर में तक तो वेदांत के सारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाते होंगे। क्लियर हो गया? पूछ सकते हो तो। हाँ सर। सर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो क्या हो सकता है, मतलब हवा पानी या फिर और क्या हो कुछ सकता भी, लकड़ी, कुछ भी। एनीथिंग, एवरीथिंग इज सर ये डायलेक्ट्रिक। मतलब सर कोई थ्योरम है सर कि के टाइम्स कम होना ही है उसे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को? बिल्कुल, मैं आपको आगे रीजन भी बताऊंगा क्यों कम हो जाता है, बट अभी नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी थोड़ा स्मूथ चलने दो, राइट? फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो जो चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर, आई विल आल्सो टीच यू, बट लेटर, राइट? नॉट राइट। अभी आगे चलते हैं, इसका सर इंटरेस्टिंग अभी क्वेश्चन। बस एक स्टेटमेंट है ना ये कि कम हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ये कंप्लीटली, ये जो छुपा हुआ है ना यहाँ, ये क्योंकि आपने सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, इस प्लेट से लेकर के उस प्लेट तक आधा कर दिया। सर अगर आधे में भरा हो तो क्या होगा? हाँ वही तो सिखाना है मुझे अभी तुम्हें आज। बिल्कुल, लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट, वो ऐसा एग्जांपल सिखाऊंगा मैं। फिर ऊपर वाला नोट दिखा दो एक बार। हाँ,
यहाँ भी के आ गया। सर स्लैब की थिकनेस उससे कम है ना डी से? हाँ ऑफ कोर्स, फिर कैसे भरोगे? वही मैं सोच। फिर ये क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तो। हाँ ये क्वेश्चन डायग्राम में बना के दे देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो क्या करेंगे? एमसीक्यू में तो इजी क्वेश्चन आएंगे, अगर आ जाता तो सबसे लास्ट में करना। और ये जो मैं डिराइव करवा रहा हूँ ना, ये तुमको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। मतलब ये डेरिवेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मेरे क्वेश्चनों में ही कई सारे रिजल्ट छिपे हुए हैं जो तुमको हेल्प करेंगे आगे। जैसे जैसे वो डेल्टा वी वाला रिजल्ट समझ में आया, के क्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो मैंने अपने लेक्चर इस तरह से प्लान किए हैं, हमारे क्वेश्चन के थ्रू ही आप कई सारी चीज सीख जाते हो। और वो याद रखना कि ये एज अ रिजल्ट काम आएगा, भूलना नहीं। क्वेश्चन तो और इन रिजल्ट के बेसिस पे बनेंगे। ये रिजल्ट एक बार अच्छे से समझ जाओ ना। एक्चुअली में क्या है कि ये मैं तुमको खुद ही रिजल्ट लिखवा देता हूं, लेकिन तब तुम अप्रिशिएट नहीं करते। जब मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं ना तो थोड़ा ज्यादा तुम लोग को समझ में आता है। ये मैंने सीखा है अपनी, दिमाग में इस्तेमाल होता है थोड़ा। हाँ। और मैं अगर सीधा सीधा लिखते जाऊंगा ना कि इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, कुछ नहीं याद रहने वाला। और ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है बोर्ड्स में पिछले 10 सालों में लगभग 5-6 बार, मतलब कई बार दिख चुका है मुझे सेम क्वेश्चन। और इसके बेस न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। मैंने कहा कैप्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग से, ऐसे छोटे छोटे। छोटा ही क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, बस लिखने में इतना बड़ा हो गया, बाकी करने में ज्यादा बड़ा नहीं है। ये कैप्स्टर, ये प्लेट्स हैं, प्लेट का एरिया है ये कैप्स्टर को दिखाने का तरीका है। आगे मतलब ये सर्कल बना के लाइन के। हाँ सर्कल, मतलब ये सर्कल तो मैं इसलिए बनाता हूँ कि थोड़ा पोटेंशियल समझ में आता है। यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे, बट वो सिर्फ प्लेट्स दिखा देंगे आपको। अच्छा सर। या कभी कभी मतलब जैसे अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मतलब एग्जाम में कैपेसिटर ऐसे सिर्फ 2 लाइनें बनी आएंगी? हाँ ट्राई करो इसको। आज का लेक्चर रिकॉर्ड भी करना जरूरी था, तुम लोग को भी बाद में रिवाइज करने में काम आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ तुम लोग को। रेक्टेंगुलर स्लैब है? हाँ वही पैरेलल प्लेट, बिल्कुल पैरेलल है प्लेट के। लेंथ कितनी है? वही एरिया के बराबर, एरिया इनटू थिकनेस। मतलब लेंथ नहीं दे रखा, एरिया पूरा ए ही है इसका? एरिया ए ही है, पूरा भरा है, पूरा इस कोने से उस कोने तक।
सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब चालू है एक्चुअली में इस चैप्टर का। और अब आगे के सारे चैप्टर में ना, आगे के कम से कम मान के चलो हमारा ये महीना बहुत ही मजेदार क्लासेस चलने वाली है। कैप्स्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर बहुत प्यारे हैं, मतलब बच्चों को मजा आता है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। बहुत बढ़िया। तो ट्राई कर रहे हैं। बेसिक तरीका वही है, C इज इक्वल टू Q बाय ED। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो अलग है सर। अच्छा, ये डिस्टेंस भी नहीं पता कि ये स्लैब कहाँ पे रखा है, बिल्कुल बीच में रखा है, साइड में रखा है। तो मैं मान लेता हूँ लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज y। तो एक चीज तो हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस थिकनेस ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू d। इज इट क्लियर? दिख रहा है बच्चों? अब ये बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, बताओ कितना? Q by EX, Q by EX। क्यों नहीं, सिग्मा के टर्म्स में सोचो। क्या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ भाई। यहाँ डाइलेक्ट्रिक यहाँ थोड़ी है। हाँ 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 ऐसे। और अगर मैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्लैब के अंदर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन या सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, उसके बाद वापस ये जो खाली रीजन आया यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा कि नहीं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये बताओ अगर जब मुझे टोटल वोल्टेज लिखना होगा डेल्टा V, तो E1 E इंटू पूरा D लिखूं या E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3? सेकंड वाला। आई होप समझ में आ रहा होगा।
देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे 3 रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स, वाई और टी। तो हमें पोटेंशियल लिखने के लिए हर एक रीजन का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा और टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स रीजन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, जब मैं एक्स रीजन को क्रॉस करूंगा तो डेल्टा वी कितना हो गया मेरा, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। इज इट क्लियर? सर ब्रेक कर सकते हैं क्या ऐसे मतलब? हाँ भाई, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना। मैंने ये लिख दिया v1 प्लस v2 प्लस v3। भाई यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, v1, यहाँ का v2 हो गया और यहाँ का v3 हो गया, तो टोटल कितना हुआ, v हो गया ना, डेल्टा v। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है ना बेटा, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन सर मैं कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हाँ बोलो। अगर दो तो मैं ब्रेक करके, अच्छा पहले मतलब तो मैं बोल ये दो कहना मुझे। चाह रहा हूँ कि E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो अलग अलग डिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल होगा ना। सेम सेम कैसे कर दोगे पूरे के लिए? अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने ऐसे इंटीग्रेशन से कैसे किया था, इंटीग्रल ई डी आर किया था। अब मैं कह रहा हूं भाई R1 से R2 अलग कर दो, ये E1 हो जाएगा। उसके बाद R2 से R3 अलग कर दो, ये E2 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस प्लस R3 से R4 अलग कर दो, ये E3 हो जाएगा। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल R1 से R4 E net dr will be equal to E1 D1 plus E2 D2 plus E3 D3। दैट्स ऑल। ये सब स्केलर है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल पोटेंशियल लिखूंगा तो मुझे हर एक स्लैब, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसके डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो दैट इज E1 D1 प्लस सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इनटू T प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू Y। सर हाँ बोलो। सर मैं क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था a एप्सिलॉन नॉट बाय x प्लस a k एप्सिलॉन नॉट बाय t प्लस a एप्सिलॉन नॉट बाय y। इनको नहीं ऐड तो कर तुमने कैपेसिटर ऐड कर दी ना, C इक्वल टू, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में थोड़ी है, सॉरी पैरेलल थोड़ी है। वो पैरेलल में होता है, वो मैं बताऊंगा, वो अलग, कभी कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं तुम्हें। जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उसमें अलग तरीके से सोचना है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सिंपल है यार। ई सेम होता तो पूरे ई में ई इंटू डी कर देते। अब आधे में E1 है, आधे में E2 है, तो E1 D1 प्लस E2 D2। 3 है तो E1 D1 E2 D2 E3 D2, सिंपल। तो जब आप यहां से लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका C, देखो जरा, Q अपॉन पहला टर्म क्या आ जाएगा, पहले वाले स्पेस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू x प्लस दूसरे वाले क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन इनटू t। तीसरे वाले का क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू y। कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर। सिग्मा 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 काट दोगे तो ऊपर आ जाएगा एरिया, एप्सिलॉन 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 कॉमन आ गया तो ऊपर आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट। और नीचे देखो जरा क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस टी बाय के। अच्छा x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो आप, d माइनस t। d माइनस टी। सो d माइनस टी प्लस t बाय के विल बी योर c। तो सिग्मा कैसे कट गया सर क्यू से? कटा कहाँ, सिग्मा क्यू से कैसे कट गया, वाह 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 वाह। अब समझ में आया, करोड़ों बार लिख चुका हूं मैं इसको आज ही की क्लास में। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। डेरिवेशन में भी तो कांस्टेंट ही काटा था। रहना है। हाँ आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। सर क्वेश्चन में तो कुछ और ही दिया था। वो यही था, टी को कॉमन लो, टी को कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा। 1 बाय k माइनस 1 नहीं होगा? 1 बाई के माइनस 1। फिर वो टोटल सिग्मा टोटल सरफेस चार्ज और हाँ सर 1 बाय k माइनस 1 होगा सर, सही बोल रहे हैं। अच्छा इसीलिए तुम लोग यही फंसे हुए थे ना, बाकी तो हो ही गया था 90%। सर मेरा तो शुरू ही नहीं हो पाया था। कोई नहीं। तो मैं तो वही
मैं सोचा कैपेसिटर तो स्केलर होता है, ऐड कर देता है डायरेक्ट। सर मुझे तो ऐसे पता ही नहीं था ब्रेक कर सकते हैं मतलब। यही तो सोचना है वहां पे लॉजिकली, क्योंकि तुमको अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उतनी फील आ नहीं रही है, क्यों स्केलर क्वांटिटी नहीं, तो तुम्हें E1 D1 इंटू E2 D2 तो करना था यार, कौन सी नई बात थी इसमें? लेकिन ऐसे कभी पढ़ा नहीं क्या कि उसके बीच मतलब 2 पॉइंट चार्ज अगर है तो उनके बीच बीच में भी ब्रेक कर सकते हैं हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो गई ना। हम्म। तो ये 1/k -1 हो जाएगा, ठीक। इज इट क्लियर? तो मतलब कैपेसिटर के अंदर के पार्ट्स को इंडिविजुअली ऐसे ऐड अप नहीं कर सकते। हाँ, पार्ट्स को नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कर सकते हो। वरना क्लियर हम हुआ कैपेसिटर को वेदांत? कर सकते हैं। शिवांश, यस सर। एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन और देता हूँ, डोंट वरी। ऐसा कभी हुआ है बोर्ड में कि जो प्रूफ करने को दिया है वो ही गलत है? ना। सर ये माइनस कहाँ से आ गया? कहाँ ऊपर पे? का एक बार कॉमन ले लिया ना टी। सर, एक बार दिखा दो हाँ, ये सर। देखो टी मैंने कॉमन ले लिया, और ऊपर करूँ इसे अच्छा ठीक, x प्लस वाई को तो डी लिख, डी टी माइनस ले टी ली। है ना, x प्लस यस वाई सर, को मैंने ये टी लिख दिया, माइनस टी लिख दिया। डी ओके सर, माइनस टी। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। If a dielectric constant K is filled up to T/2 in a dielectric, in a capacitor, in a parallel सर ऐसे नीचे से आगे नहीं भरा हो सकता कि a/2 तक? नहीं नहीं, D/2 इसीलिए बोला ना, D/2 A/2 वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसमें हमें उस कैपेसिटर को ब्रेक करना पड़ेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाना पड़ेगा, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तो मैं तुमको सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ जिसपे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वैसे भी भर सकते हैं, वो उसका अलग आंसर आएगा, लेकिन अभी इस पे सोचो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फिल्ड अप टू अ D/2, नॉट A/2। D मतलब डिस्टेंस तक आधा भरा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फाइंड, एक साइड से। हाँ, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड K if the capacitance increases by n, increases by factor, मतलब जो C डैश हो जाएगा वो NC हो गया, n निकाल रहा है। सर सॉल्व जो करो, d/2 तक भरा है वो बीच में कहीं भी भर दिया या फिर एक साइड से चिपका के? ये बताओ, ये रिजल्ट इस बात पे फर्क पड़ रहा है क्या? जरा देखो, जरा इस रिजल्ट को देखो, ये तुम्हारे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है या एक्स वाई के इंडिपेंडेंट है, सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है? थिकनेस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ना। कहीं भी भरे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि एक्स वाई कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे D/2 थिकनेस है, यहाँ पे मतलब हाँ, पोजीशन छोड़ दी थिकनेस है। ही है, थिकनेस है ना। पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक कैपेसिटर है, उसमें आपने आधे तक भर दिए, आधे तक, कहीं से भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब कहीं से भी मानने हो तो एक ही तरफ से मान लो, ज्यादा बेटर है, T/2 तक भरा हुआ। मतलब वो जो स्लैब है वो अगर हम चिपका भी देते तब भी आंसर सेम ही आता। यस यस, इंडिपेंडेंट ऑफ x 0 कर दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, y बढ़ जाएगा नीचे से ऊपर बढ़ देते हैं। ना, फिर गलत हो जाएगा। नीचे से ऊपर क्यों नहीं बढ़ सकते? नहीं, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो अभी हमने नहीं पढ़ा ओपन से, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ना दो पैरेलल रीजन में हो जाते हैं, वो अलग क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
पूरा डेराइव करोगे, रिजल्ट को यूज कर लो सीधे? मैंने तो रिजल्ट यूज कर लिया। So वही करो 1 minus 2 into 1 minus n by n 1 minus 2 into 1 minus n by n। भाई 1 minus 2 तो -1 होता। अबे 1 अलग है, 1 माइनस फिर ये पूरा टर्म है 2 into 1 minus n upon n। वेदांत बताओ सी डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा फॉर्मूले से लिख के बताओ। शिवांश, क्या तुम ये पिछले क्वेश्चन से सिमिलर दिख रहा है? ये सर पिछले क्वेश्चन से सिमिलर सर, वो ट्रायंगल भी निकाल लूंगा ना सर तो दोनों बताओ क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल भी तो और है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ट्रायंगल कहाँ है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर ट्रायंगल भी सर, डेल्टा भी हाँ वाह वाह, मतलब ज्योमेट्री पढ़ रहा था। डी प्लस। हाँ वेदांत बताओ क्या लिखूं, बताओ इसके आगे क्या लिखूं? इतना तो मैंने भर दिया। So t bracket में 1 by k minus 1 डी या डी बाई 2 और sorry है ना? थिकनेस कितनी है उसकी, आधी तो है, और अंदर yes 1 बाय के माइनस 2। minus 1 अब इस चीज को किसके बराबर कर दूं? so किसके तभी तो ये के निकलेगा ना, जब हम सी डैश को किसी चीज से इक्वेट कर दें। एन जी। अच्छा सी क्या लिखें, सी क्या था जब कुछ भी नहीं डाल रखा था, कैप्स्टन्स पुराना वाला कैप्स्टन, अगर मान लो इसमें नॉट बाय डी। यस यस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, शाबाश बहुत बढ़िया। तो यही तो कह रहे हैं कि के डालने के बाद कैप्स्टन बढ़ गया, कितना हो गया, n टाइम्स हो गया। तो पहले कितना था एप्सिलॉन ए बाय डी, अब कितना हो गया n टाइम्स एप्सिलॉन ए बाय डी। अब जो जो कट रहा है उसे उड़ाते जाओ, एप्सिलॉन ए बाय डी। अब ये नीचे डी डी कटेगा, ये डी कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा भाई, ये डी कॉमन आ गया, ये डी और डी और ये डी। तो आप देखोगे जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये 1 अपॉन 1 बाय 2 टाइम्स, सॉरी 1 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स 1 बाय के माइनस 1 इज इक्वल टू n। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 1 बाय n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 के माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 बाय 2 से काट दो 1 बाय 2 बचेगा, तो 1 बाय n माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। बस कैलकुलेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस n अपॉन 2n। कैलकुलेशन है बाकी। सर अगर n 2 से बड़ा हुआ तो क्या नेगेटिव आ जाएगा? हाँ तो गलत हो जाता है, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, कभी 1.2 या 0.5 या कुछ ऐसे। अच्छा अच्छा। फिर दो वैल्यू नहीं आ जाएगी क्यों के की? दो वैल्यू क्यों आ जाएगी? ठीक है आगे बढ़े। सर क्लास फिर क्या वैल्यू आ रही है सर के की? ये आ गई ना, ये n अपॉन 2 माइनस n। हाँ ठीक है सर, ठीक है। चलो एक ऐसा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा।
एक बार ऊपर वाला थोड़ा दिखा देना सर, कॉपी करना था मेरे को। मैंने एक गलती कर दी सर, एक दो बार। फिर ये 1/k-1 कहाँ से आया? ये फॉर्मूले से, इतना फॉर्मूला। फिर यहाँ माइनस क्यों हो रहा है सर? माइनस क्यों हो रहा है सर? ये माइनस अपन ने क्लब किया था ना, डिराइव किया था ना पिछले फॉर्मूले में, अच्छा, उसको यूज कर लिया क्योंकि वही पैरेलल प्लेट टेस्ट है। थिकनेस हमने डाल दी d/2, तो d प्लस d/2 के माइनस d/2 हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे आ गई। आई होप क्लियर हो गया ये। फिर भेज दोगे एक बार? हाँ ये तो भेज दूंगा मैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखा दो। अब मैंने दोनों में आधा आधा भर दिया, एक में k एक में 2k। अब आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि फिर आपको उसमें एक ही स्लैब डाला था तो एक ही k था वहां, तो यहाँ तो दो दो k है, तो आपको ये बेसिक से जाना पड़ेगा और वही E1 D1 E2 D2 करके सी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। सर आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, कल बता देना। लिख देता हूँ, चलो निकालना पड़ेगा मुझे। पहले क्लास, कल क्लास रख लें। सर कल मेरा तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे 2 टेस्ट है पहले से ही। चलो फिर ट्यूसडे को ही रखते हैं, थोड़ा ये हैवी भी हो गया आज का चैप्टर। 2k² 3 के हम तो 2k/3 4 4a एप्सिलॉन नॉट k/3 3d आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पे आप इस k को, अगली क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे अगर आप इस k को अलग निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 4k/3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज k इक्विवेलेंट हियर, इक्विवेलेंट k क्या है यहाँ पे, मैंने एक जगह k डाला, एक जगह 2k डाला, इन दोनों को हटा के अगर मैं पूरे में एक सेम टाइप का k भर दूं कि वही कैपेसिटेंस आ जाए जो k और 2k डालने से आया था, उसको k इक्विवेलेंट कहते हैं। तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट कितना आ गया? अच्छा, मतलब अगर हम आधे में के आधे में 2k भरे या फिर पूरे में 4/3 के भर दे तो बराबर है। यस, देखो ना, क्योंकि पूरे में भर दे तो केसी हो जाता था ना। इसको मैंने ये लिख दिया ना सीधा, k इक्विवेलेंट इनटू c इज इक्वल टू c इक्विवेलेंट। हम आगे पढ़ेंगे कल कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अगली क्लास में हम लोग मेजरली दो चीजों पे काम करेंगे, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री सर्किट्स, लैडर ब्रिज, यानी कैपेसिटर के सर्किट एनालिसिस में घुस जाएंगे कल। दूसरा काम कल मतलब अगली क्लास जो हमारी ट्यूसडे को, दूसरा काम जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग एनर्जी एनालिसिस करेंगे। मतलब कैपेसिटर के अंदर हम जब से बात कर रहे हैं इट इज एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, बट एनर्जी तो तुमने बताया ही नहीं कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो हम ये बात करेंगे कि भैया अच्छा इतनी एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी, उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके अंदर एनर्जी की डेंसिटी लिखेंगे और प्रूफ करेंगे कि देखो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। एंड फाइनली डाइलेक्ट्रिक को मैं डिफाइन करूंगा, तीसरा पार्ट, कि किस तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एनर्जी में उसका क्या इंपैक्ट होता है, किस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, ये सारी बात। ठीक है, तो ये अभी एक वीक। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो एग्जांपल 2 था सर, इसके पहले वाला, हाँ एक बार सर मैंने सर डेल्टा भी निकाल के करा है सर, बिल्कुल हाँ स्टार्टिंग से मैंने वो वाला रिजल्ट नहीं यूज किया सर। एक बार मैं आपको भेज देता हूँ सर फोटो, हाँ। अभी पे बता देना सर, मैं गलत आ रहा है सर मेरा, क्यों आ रहा है? क्यों, अभी देख लो क्या दिक्कत है। एक बार दिखा दो सर डेल्टा भी से करके। अगर मैं डेल्टा वी से करूं तो C विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं,
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आधे तक? फिर E by K, सिग्मा सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय के इंटू डी बाई टू यस सर, ये वाला तो बता दो। प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई टू। यस सर। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा सिग्मा कॉमन ले लूं तो वो एरिया के ऊपर बन जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी अगर मैं लिखूं तो कितना आ रहा है नीचे? अच्छा, 2 डी बाई टू प्लस डी बाई टू दिख के नहीं दिखा रहा, बेटा? तो थोड़ा नीचे कर दो सर। हाँ, डी बाई टू प्लस डी बाई टू के दिखा। यस सर। और यही तो वहां पे भी आ रहा है, जरा देखो वहां पे सी आपने क्या लिखा था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या था फॉर्मूला? डी प्लस टी, डी प्लस टी। तो दिस इज डी प्लस थिकनेस कितनी है उसकी? डी बाई टू इंटू 1 बाय के माइनस 1। जब आप इसको ओपन करोगे तो डी बाई टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इस डी से, तो यही तो आया। ओके सर। कभी सर हाँ सर सर कल पे कब रखनी? हाँ 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 सर D प्लस डी बाई टू इंटू 1 बाई K माइनस 1 कैसे आया सर? अरे वो टी कॉमन ले लिया था ना। अरे इस पे डेरिवेशन में ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। ये देखो, ये यहां से यहाँ इस चीज से ये आया, ये ठीक है सर। ठीक है, दिख गया? हाँ दिख गया सर, दिख गया। चलो, और कोई डाउट? वेदांत क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है। तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है वेदांत? मतलब तुमने वो वीडियोस देखे थे जो मैंने भेजे थे? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ समझ में आ गया था? उसमें कोई डाउट है? अभी तक तो नहीं है सर, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, उसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल दूंगा उसको ग्रुप में, कि जिसको भी तुम लोग में जिसको भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डाउट है पहले वाले चैप्टर में, तो उसके मैं 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा। एक क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स डिस्कस करूंगा और अगली क्लास में गॉस थ्योरम और थोड़ा जो डिफरेंट टॉपिक्स थे इंटर रिलेटेड और आपके जो भी डाउट्स हैं तो ग्रुप पे डाल देना। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसमें स्पेसिफिकली इन्हीं टॉपिक्स को मैं रिविजिट करूंगा। तो एक इस वीक में हो सकता है दोनों क्लास ले लूं, देखता हूँ जितना टाइम मुझे मिलेगा। ठीक है वेदांत? ओके सर। तो किस दिन आप लोग फ्री हो? मतलब किस दिन मैं ले सकता हूँ? तो दिन में क्लास ले सकता हूँ मॉर्निंग में? हाँ सर। मॉर्निंग में एवरीवन? मतलब क्लास तो नहीं, मतलब इट्स नॉट अ क्लास, इट्स अ डाउट क्लास। जिसको आना है, मतलब इट्स जो जिन बच्चों का पुराना टॉपिक कोई रहेगा, क्योंकि शिवांश तुम्हारा भी रह गया पहला चैप्टर का, यस सर। है ना? तो हम लोग इस पहले चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट वो है ना, उसको मैं रिव्यू कर दूंगा एक बार। ठीक है सर कल अगर आप फ्री हो सर तो? हाँ, कोशिश करता हूँ बेटा, कल नहीं तो परसों कर ही दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो फिर बाकी जो रेगुलर क्लास होंगी ट्यूसडे और वेडनेसडे, और इस वीक आपका टेस्ट होगा, मतलब अगले वीक। ये वाला टेस्ट चेक हो गया? यार मुझे करना है, मैं एक्चुअली में बहुत बिजी हूँ। अभी भी देख रहे हो फोन पे फोन आ जा रहे हैं, और ये कर दूंगा मैं, लेकिन मतलब मुझे पता है आज रात में जब जिस तरह से कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू हम सर। लोग अब मिलते हैं बच्चों। कल मैं डाउट क्लास लूंगा जिसमें हम लोग पहला चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स डिस्कस करेंगे। होपफुली कल ही ले लूंगा, और बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन रेगुलर क्लास, और फिर आपका सैटरडे या संडे को डाउट क्लास हो जाएगी। डाउट मतलब सॉरी टेस्ट हो जाएगा, इस बार टेस्ट। तो कल कंपलसरी मतलब आना है? नहीं 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 नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, वो डाउट क्लास की तरह है, मतलब इलेक्ट्रो पहले वाले चैप्टर की डाउट क्लास की तरह। ठीक है, चलो ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलो बाय।